इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है टेक्निकली बात किया जाए तो आर्किटेक्चर इज 5 ईयर कोर्स जिसमें सिर्फ 6 महीने का सब्जेक्ट रहता है इंटीरियर डिजाइन। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर और क्यों बहुत ज़रूरी है? इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर लोगों के लिए आजकल अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री तो लोगों के दिमाग में बैठा है, एक तो पोल्यूशन जनरेट करने वाला है, बट वो पोल्यूशन क्यों जनरेट होता है? क्योंकि बहुत बार उनका फंक्शनिंग और वर्किंग जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे उनका एक्सेस पोल्यूशन होता है। ट्रस्ट में जो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट जो वो करते थे, देयर वाज अ टाइम मैंने टोल्ड हिम क्या डब्बा डिज़ाइन कर, क्योंकि कॉलेज के टाइम में वो पैशन रहता है ना कि कुछ तो आड़ा टेढ़ा डिज़ाइन करना है, थोड़ा ऐसा फ्यूचरिस्टिक लगना चाहिए। वो टाइम में जेम्स लॉ वगैरह अच्छे खासे आर्किटेक्ट थे जिनके ऐसे डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक्स लगते थे। मैं बोलता था ये क्या कर रहे हैं। आई हैव दिस गुड और बैड हैबिट ऑफ पिकिंग अप फोन्स एनी टाइम। करते 8-9 बजे, अरे यहाँ पे तूने खड्डा मारा है वो बदल सकते क्या? भाई डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया और तू मेरे को बदल सकते क्या पूछते? सर कल सुबह सोचता हूँ और फिर बताता हूँ। हेलो व्यूअर्स, आज हम मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये अब 3rd जनरेशन आर्किटेक्ट हैं और इनकी कंपनी जो है 1961 में स्टार्ट हुई थी। इनके एज से बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अब दोस्त बन चुके हैं, जिनके फैक्ट्री का, उनके कंपनी का सेटअप, जो आर्किटेक्चरल सेटअप है, इनके दादाजी ने किया था इनके क्लाइंट के दादाजी के लिए, फिर पिताजी ने किया था उनके जनरेशन के लिए, और अभी ये करते हैं उनकी 3rd जनरेशन के लिए। सो ही इज़ अ 3rd जनरेशन आर्किटेक्ट एज वेल एज ही इज़ रनिंग हिज कंपनी सक्सेसफुली अक्रॉस इंडिया। और एक स्पेशलिटी है, ये केवल और केवल इंडस्ट्रियल सेटअप्स में ही काम करते हैं, वही उनकी स्ट्रेंथ है और इसी कारण वो अच्छे से इस काम को समझ पाते हैं। आज हम मिलेंगे तन्मय उपरे से। इनकी कंपनी का नाम है उपरे एंड एसोसिएट, एंड बहुत सारी बातें करेंगे कि 1961 से आज तक क्या क्या बदलाव इंडस्ट्री में आए हैं जो इन्होंने महसूस किए हैं। थैंक यू वेरी मच तन्मय फॉर थैंक जॉइनिंग। यू सर। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, आपका जो आर्किटेक्चर की जर्नी थी, फॉर्चुनेटली अभी जिस तरह के पेरेंट्स हमारे हैं वो फोर्स तो नहीं करते कि आप आर्किटेक्ट ही बने। हाँ। तो आपको कब एक महसूस हुआ कि नहीं, अब मुझे यही फील्ड चुनना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने पिताजी का बिजनेस नहीं करना चाहते, तो वो अलग लाइन लेते हैं, नथिंग बैड अबाउट इट, बट आपको कब महसूस हुआ कि नहीं, मुझे आर्किटेक्चर में ही जाना चाहिए? सी फर्स्ट थिंग, एक तो मुझे 2 ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक तो क्रिकेट, आज मैं अगर आर्किटेक्ट नहीं था आई वुड डेफिनेटली बीन एन क्रिकेटर फॉर श्योर, क्योंकि उतना आज भी है कि किसी ने भी बुलाया तो आई गो फॉर इट। बट जैसे जैसे बड़ा होते गया तो सामने जो दिखता है वही बिकता है, एज अजीज सेज, और मेनी ऑफ द फोटोग्राफर्स की जो दिखता है होता है। तो आदत हो गई। स्कूल वाज बिहाइंड ऑफिस, सो पिकअप ड्रॉप करने के लिए जो कोई आता था स्कूल के टाइम पे तो वो ऑफिस पे छोड़ के जाता था, फिर पिताजी के साथ तो वहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह देख के उस चीज़ में इंटरेस्ट आना चालू हो गया। और बायोलॉजी से कभी लगाव था ही नहीं, तो इजी ऑप्शन और नेचुरली वो आया कि सामने दिख के ड्राइंग्स। एंड टॉकिंग अबाउट ड्राइंग, आई एम नॉट अ ग्रेट व्हाट यू कॉल पेंटर और एनीथिंग, बट आई नो कि मेरे ड्राइंग्स एक्सप्लेन हो जाए, इतने लेवल तक आई कैन डू द ड्राइंग। सो इस वजह से वो इंटरेस्ट आया। पिताजी तो खुश नेचुरली, भाई खुद से ही बोल रहा है कि इंजीनियरिंग वगैरह, क्योंकि अगेन इंजीनियरिंग में आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके लिए आई मीन आई वॉज नॉट ग्रेट, आई वॉज ओके, बट कभी मुझे वो लाइन जाने का ऐसा इंटरेस्ट लगा ही नहीं। आर्किटेक्चर तो आपके ब्लड में है और डीएनए में है, और मुझे ऐसा लगता है कि योर फादर इज योर फर्स्ट हीरो। यस। और ये सब बच्चों के लिए है। Yes, तो हम obviously. जब छोटे होते हैं अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, हाँ, कि हमारे अलग अलग रोल मॉडल्स होते हैं। Yes. तो शायद आपके तो दादाजी भी आर्किटेक्ट थे, तो इट रन्स इन योर ब्लड। Yes. नाउ जब आपने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर करना है, तो फिर आपने वन ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्किटेक्चरल स्कूल्स हैं, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, वहाँ से अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट की। Yes. तो वहाँ की कुछ मोमेंट्स, वहाँ की कुछ शेयरिंग, और मुझे लगता है आप स्कॉलर भी रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली पिताजी ने बोला कि आर्किटेक्चर करना चाहता है, ओके,
मैं डोनेशन नहीं दूंगा। मैं बोला ओके डन। इतना ही डील हुआ था। ही नेवर एक्सपेक्टेड मी कि तू रैंकर बन, मेरिट में आ, बोर्ड में, एग्जाम में तेरा पेपर में फोटो आना चाहिए। उस उनका सिर्फ मानना था कि बिना डोनेशन तेरा सीट आना चाहिए। मतलब अपने कैलिबर पे एडमिशन करवा। यस। सो वो हिसाब से आई यूज टू ट्रैवल टू कोल्हापुर टू गेट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। और फॉर्चुनेटली मैथ्स और फिज़िक्स के मैथ्स और इंग्लिश के स्कोर्स कैलकुलेट होते थे, तो उसका एक एडवांटेज भी मिला। सो आई वॉज रैंक्ड 9 फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। और फिर जैसे मैं रैंक 9 इन द स्टेट। या वंडरफुल। सो जैसे में एडमिशन तो सामने बैठे ही थे कि आ भाई कौन से स्कूल में। सो वो टाइम एडमिशन प्रोसीजर में 3 कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट के थे। एक अभिनव जो पूना का है, एक एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर रचना संसद प्रभा देवी में है, और तीसरा जे। सो उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि एडमिशन के टाइम पिताजी अंदर नहीं आए हॉल में। सो देयर यूज टू बी अ बिग हॉल जहाँ पे एक पेरेंट और एक और स्टूडेंट कम्स, और उसको सामने जाके तीनों लोगों से तीनों प्रिंसिपल्स रहते हैं, वो पूछते। पिताजी नहीं आए, तो आप अकेले गए रूम में अंदर। विथ माई मामा वॉज देयर। द रीजन बिहाइंड फादर नॉट कमिंग, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ रचना संसद वॉज हिज टीचर, and the principal of Sir JJ College of Architecture was his friend, school friend from Sangli. वाओ। So वो बोले कि भाई मुझे सामने जाके दोनों के बीच में फंसना नहीं है, यू चूज व्हाट यू फील लाइक। सो एडमिशन तो जेजे में था। कैंपस बहुत ही बढ़िया है, हेरिटेज आर्किटेक्चर, एक हरियाली है, अच्छा एक घर जैसा फीलिंग भी है वो कैंपस में। तो मैंने डिसाइड कर लिया अपने को यहाँ पे ही पढ़ना है, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। सो वहाँ पे मैंने चालू किया। जो प्रिंसिपल थे उनको बोला कि, और फनी स्टोरी, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ वैसे ये इथेच शिकायचं असं बोललो मी। मैंने नाम भी नहीं बोला कि सर जे कॉलेज, इथेच कुठे ॲडमिशन पाहिजे इथेच। सो दॅट वॉज अ फन पार्ट। सो फिर उसके बाद थोड़ा एक्टिव भी था, थोड़ा सोशल चीज़ें करना या फिर कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना वो था। सो फर्स्ट ईयर में ही आई वॉज असाइंड जॉब, क्योंकि मैं बाकी बैक एंड में बहुत काम करता था फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज़। तो मराठी वाङ्मय मंडळ करके एक मंडळ था, उसका डेप्यूटी था मैं। इमीडिएटली मुझे असाइन कर दिया, और सेकेंड ईयर का जो बंदा रहता है वो हेड रहता है। तो बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ही कुडंट कंटिन्यू। सो फर्स्ट ईयर में ही वो जब सीनियर्स 4th और 5th ईयर के थे उनको लेके सब एक्टिविटीज़ करना, तो इस वजह से इमीडिएटली मुझे प्रमोट कर दिया गया ये एक्टिविटीज़। फिर क्रिकेट का तो शौक था, कॉलेज में क्रिकेट खेला, आई हैव रिप्रेजेंटेड फॉर टेबल टेनिस ऑल्सो। एंड फिर थर्ड ईयर तक आते आते तो असिस्टेंट जीएस तो बनना ही था, क्योंकि इफ समवन इज कल्चरल हेड ऑफ मराठी वाङ्मय मंडळ देन इट इज़ एज गुड एज यू आर अ डेप्यूटी ऑफ कॉलेज। तो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, फिर 4th ईयर में जनरल सेक्रेटरी भी बना। वी हैड 100th ईयर सेलिब्रेशन दैट ईयर। 100th ईयर सेलिब्रेशन या फॉर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो वो सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स लोगों को बुला के उनके इवेंट्स वगैरह करवाए। सो ओवरऑल फन जर्नी, एक बार भी ड्रॉप नहीं हुआ या फिर केटी नहीं लगी, क्योंकि आई नो कि टेक्निकली आई वॉज साउंड। मतलब आज मैं बोलूँगा आई एम टेक्निकली वेरी साउंड। वो तो मुझे लगता है आप जब घर में स्कूल से वापस आते थे और मीटिंग्स में सुनते होगे, कान पे बातें पड़ती है, जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में सुन सकता है तो आप तो सामने बैठे थे। डेफिनेटली। तो टेक्निकली आई वाज साउंड। और शॉक की चीज़ ये कि थर्ड ईयर को मुझे केटी लगा। अच्छा। वही सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट लोग मेरे से कॉपी करते थे। मैंने जैसे रिजल्ट आया सब लोग पूछने कि तुझे कैसे लगा। मैं बोला मेरे को लगा नहीं है, लेट मी गेट इट रीचेक्ड, मैं क्लियर हो जाऊंगा। क्लियर तो होना ही था, क्योंकि जो सब्जेक्ट लोग मुझे कॉपी करके फॉलो कर रहे हैं, तो वैसा था। उसके बाद फाइनल ईयर में आई डिड थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स, और एक प्रोजेक्ट किया मैंने वर्टिकल नेबरहुड करके। कंसिडरिंग द लैंड हैज़ इशू इन मुंबई, मैंने वहाँ पे एक 107 फ्लोर्स की टावर के प्रपोजल डिज़ाइन किया था, जिसमें मॉल्स, स्कूल्स, ऑफिसेस, रेसिडेंसेस सब थे। टॉप फ्लोर 107वें फ्लोर पे आई पुट स्विमिंग पूल।
और कसिनो वगैरह सब ऐसा किया था। डिसेंट ज्यूरी अगेन, वर्क बहुत ज़्यादा था। 8x4 का एक शीट, ऐसा मेरा 15 शीट का प्रेजेंटेशन था, 15 शीट्स। फॉर्चुनेटली स्ट्रक्चरल सिस्टम का वो टाइम आई वॉज नॉट दैट, आई कुडंट गेट टाइम टू गो इन डेप्थ। तो जूरर आया, बोला आई वॉन्ट टू फेल दिस गाय बट आई कांट, क्योंकि इसका काम ही इतना ज़्यादा है कि आई हैव नो ऑप्शन। मतलब अगर मैंने वो स्ट्रक्चरल सिस्टम एक्सप्लेन किया रहता तो शायद मैं मेडल लेके आता। वाह। क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट तो रूटीन हो गए थे, जिसमें ये एक थोड़ा सा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। बट वो प्रोजेक्ट किया, जब फील्ड में आया तो मुझे लगा कि जो प्रोजेक्ट मैंने किया दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि वी आर काइंड ऑफ डैमेजिंग द स्काईलाइन। वर्टिकल जाके हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए हम लोग ऑलरेडी इतना सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर वगैरह बढ़ना, मेन रीजन फॉर राइजिंग ऑफ टेम्परेचर इज बिल्डिंग इज अबव ट्रीज। करंट सिनेरियो में आप देखोगे ऊपर के बिल्डिंग में अगर पेड़ ही कवर नहीं करने को है तो हीट कैसे कम। सो ऐसा करके इन 4th ईयर आई ऑल्सो मेट माई वाइफ, मतलब शी इज़ माई बैचमेट, बट पहले 3 साल मैं कौन तू कौन, जस्ट बैचमेट्स थे। बट एक So your wife is also an architect? yes, she is an So architect. your entire family is architecture? Yes, my entire family is architect. Even her father was an architect. He used to work with Lokhandwala. Wonderful, wonderful. So जब आप JJ में पढ़ रहे थे and you used to come back home for holidays and कुछ स्पेशल प्रेशर पड़ता था पापा की तरफ से, क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या बन रहा है, और नॉर्मल? नहीं, एक्चुअली पिताजी के केस में कैसा था कि ही नेवर हैड एक्सपेक्टेशंस कि भाई तुझे इतने रैंक आने ही चाहिए। ही वॉज हैप्पी कि मैं JJ में गया, क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूट में जाना विदाउट एनी डोनेशन और रैंक लाके, तो ही वॉज हैप्पी। वहाँ पे जाके उल्टा चल आया है तो थोड़ा हेल्प कर। ट्रस्ट मी, जो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट जो वो करते थे, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई टोल्ड हिम क्या डब्बा डिज़ाइन कर रहे हो। क्योंकि कॉलेज के टाइम में वो पैशन रहता है ना कि कुछ तो आड़ा टेढ़ा डिज़ाइन करना है, थोड़ा ऐसा फ्यूचरिस्टिक लगना चाहिए। वो टाइम में जेम्स लॉ वगैरह अच्छे खासे आर्किटेक्ट थे जिनके ऐसे डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक्स लगते थे। मैं बोलता था ये क्या कर रहे हैं, बट बाद में जब इन डेप्थ सीखना हम बात करेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को और बहुत सारे आर्किटेक्ट को लगता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में है क्या, वी गोना गो देयर, नॉट नाउ। बट मुझे एक और आपको पूछना है कि कभी ऐसा लोड आया कि आप 3rd जनरेशन आर्किटेक्ट हो, और कभी कभी लोड होता है ना कि आई एम कैरिंग द नेम एंड मुझे करना है, और कभी महसूस हुआ प्रेशर? तो मैं बोलूँगा मुझे आज भी है। The reason being कि पिताजी and दादाजी worked together for at least 5-10 years. Unfortunately, dad passed away in 2012 and I passed in 2011 and joined him. So we had a 6 months transition only. दादाजी ने पापा को 7-8 साल 10 साल they were together. So एक philosophy develop हुई थी। दिस इज़ वेयर जब मैं हॉलीडेज पे जाता था तो पिताजी के साथ घूमने का फ़ायदा हुआ कि लोग एटलीस्ट थोड़े लोग तो पहचानते थे। अगर 1-2 साल या 3 साल का पैच मुझे मिलता तो शायद बेटर क्लाइंट्स जो कुछ छूटे हैं इन एब्सेंस ऑफ माई फादर ड्यूरिंग हिज इलनेस, तो वो शायद आज भी मेरे पास होते। नाउ आई एम गेटिंग बैक टू देम स्लोली एंड स्लोली, बट प्रेशर आज भी है क्योंकि पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन पिताजी का नाम खराब होगा तो उसकी जो 1961 की एक कंपनी है, पिताजी का नाम है, दादाजी का नाम है, और 61 के हिसाब से कितने साल हो गए जब 65 ईयर्स, राइट? 65 साल पुरानी कंपनी का नाम तो जिम्मेदारी है, एंड मोर देन मनी नेम इज इम्पोर्टेंट। तो अभी थोड़ा दादाजी के बारे में बात करेंगे। सो डू यू नो हिज स्टोरीज, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और कुछ उनके बारे में कि कैसे वो आर्किटेक्ट, 1961 में तो पढ़ाई करना ही बड़ी बात होती थी। मुझे याद है अगर कोई 8th या 9th पास हो जाता था उस समय, it's a big thing, but your grandfather came to architecture. Can you tell us a little bit about that story too? जितना मैंने सुना है, so
दादाजी's father was a freedom fighter एंड राष्ट्र सेवा दल करके एक मोमेंट रहती थी कि जिसमें लोग ऐसे दे आर लाइक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। तो ये लोगों के से उनका उठना बैठना होने की वजह से थिंकिंग वाज ऑलवेज अ फॉरवर्ड थिंकिंग। और दादाजी बाय एजुकेशन इज इंजीनियर नॉट आर्किटेक्ट। So, but the way he conducted his practice, he was also arbitrator for many people. क्योंकि उनके प्रोफेशनल प्रैक्टिस और प्रोफेशनल एथिक्स के लिए ही वॉज वेल रेनाउंड इन हिज टाइम। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने वही प्रैक्टिस देख के उनको एज अ आर्किटेक्ट प्रैक्टिस करने की परमिशन दी। आई स्टिल हैव दैट सर्टिफिकेट एट माई सांगली ऑफिस कि जिसमें यू आर परमिटेड टू प्रैक्टिस एज आर्किटेक्ट। क्योंकि एक इंजीनियर को आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने की परमिशन देना इज नॉट अ जोक। मतलब इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। सो वो करते थे। ही वॉज अ मोर ऑफ अ एथिक्स गाय जो वी आर फॉलोइंग। वो ब्लड लाइन में है। यस, मतलब एथिक्स के बाहर जाके कुछ नहीं करने का। सो वो है ब्लड लाइन में पहले से ही। इवन दादाजी यूज टू रन अ प्रेस नेम टेंडर न्यूज़, जिसमें आर्किटेक्चरल या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक मैगजीन रन किया करता था, जिसमें वो टाइम में बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट फॉर एग्जांपल बेरी वगैरह साहब जो है कोल्हापुर के, उनके बारे में वगैरह सब के बारे में पब्लिश किया हुआ है। और इवन दे रिमेंबर कि टेंडर न्यूज़ करके जो प्रेस था वो आपका था। I had a opportunity to meet architect शिरीष बेरी at his home. So उनको भी याद है कि टेंडर न्यूज़ नाम का कुछ तो है और बेरी आर्किटेक्ट्स पे उन्होंने लिखा था। So ग्रैंडफादर वाज दैट काइंड ऑफ है कि जो सब लोग मानते थे उनको बेसिकली। Wonderful. And then your father took over and you take over. Now let's talk about इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर बहुत तरह का होता है, जैसे हाउस फ्लैट्स का, रेजिडेंशियल हो सकता है, बंगलोज हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल कमर्शियल हो सकता है, या इंडस्ट्रियल। सो बेसिक डिफरेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे हैं शायद उनको ना पता हो, तो क्या डिफरेंस होता है? सो रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर मतलब फ्लैट्स जिसमें आप रहते हो। कमर्शियल आर्किटेक्ट मतलब ऑफिस प्लेस, हॉस्पिटल्स भी कमर्शियल के अंडर आते हैं बहुत जगह पे। इट इज़ considered an extended part of hotel industry is also considered, जिसमें आप कमाते हो। बट ये सब चीज़ें बनाने जहाँ से बन के आती है और जो तुम लोग कंज्यूम करते हो, दैट कम्स फ्रॉम एन इंडस्ट्री। सो जो कुछ आज भी हम कपड़े पहन रहे हैं, दैट कम्स फ्रॉम एन इंडस्ट्री जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। मतलब फार्म से आता है एब्सोल्युटली, खेती से आता है, और आगे उसके प्रोसेस करके जो है मतलब सो वैल्यू चेन में फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आता है। यस। अभी हमारे ऑडियंस के लिए बहुत सारे लोगों को आर्किटेक्चर और इंटीरियर डेकोरेशन का फर्क नहीं पता है। सो इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्चर में क्या फर्क है टेक्निकली? आर्किटेक्चर टेक्निकली बात किया जाए तो आर्किटेक्चर इज 5 ईयर कोर्स, जिसमें सिर्फ 6 महीने का सब्जेक्ट रहता है इंटीरियर डिज़ाइन। क्योंकि आर्किटेक्चर इतना वास्ट है कि वी कांट गिव मोर देन 6 मंथ्स या मैक्स 1 ईयर। एंड इंटीरियर इज मोर ऑफ इसमें भी इंटीरियर डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर इज डिफरेंट। अच्छा, डिज़ाइनर मतलब ही प्लान्स आउट कहाँ पे कैसे आएगा। डेकोरेटर मतलब आजकल स्टाइलिश आए हैं जो स्टाइलिंग करते हैं, तो दे आर मोर ऑफ अ डेकोरेटर। सो जहाँ पे ये सोफ़ा वगैरह बैठने के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपने पौधे रखे, तो ये कौन से रखने हैं, क्या रखेंगे तो बेटर दिखेगा। दैट इज स्टाइलिश इज स्टाइलिंग, इंटीरियर इज मोर प्लानिंग अ प्लेस फॉर फंक्शनल एंड लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन व्हाट इज आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है? आर्किटेक्चर में बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब इवन रेसिडेंशियल और कि भाई किसी भी आर्किटेक्चर में कि आई हैव अ एक्स साइज ऑफ प्लॉट, तो उसमें आई वांट टू डू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और कमर्शियल, तो उसके हिसाब से FSI कैलकुलेशंस होते हैं, कितना फ्लोर जा सकते हैं, क्या फंक्शन के हिसाब से मूवमेंट कैसे आइडियल रहेगा, कैसे उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सब प्लानिंग करने का काम आर्किटेक्ट का है। उसके अलावा मेरे ख्याल से लाइट मतलब नेचुरल लाइट, एयर, यस उनके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना रहता है। और आजकल थोड़ा सा वास्तु का भी इम्पैक्ट बढ़ गया है, तो वो हिसाब से भी एंट्री, अगर ये साइड है तो उसको कैसे ट्विस्ट किया जाए कि वो
अपने प्रीमाइसेस को बेटर सूटेबल रहेगी, वो सब प्लानिंग करना इज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। वंडरफुल। और इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, चारों तरफ खंबे लगाओ, ऊपर से शेड लगाओ, हो गया। सो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि अगर आप 3 जनरेशन से हैं, यू नो आर्किटेक्चर अ लॉट, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर और क्यों बहुत ज़रूरी है? इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर लोगों के लिए आजकल अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री तो लोगों के दिमाग में बैठा है, एक तो पोल्यूशन जनरेट करने वाला है, बट वो पोल्यूशन क्यों जनरेट होता है? क्योंकि बहुत बार उनका फंक्शनिंग और वर्किंग जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे उनका एक्सेस पोल्यूशन होता है। देयर आर सम पैरामीटर्स जो लिमिट तक यू कैन पोल्यूट द एयर एंड वाटर, बट कुछ लोग जुगाड़ कर लेते हैं कि भाई मेरा, फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज़ है आज भी इंडिया में कि जहाँ पे एक 2000 स्क्वायर फुट की जगह में दे सेटअप ऑफ फैक्ट्री और बिजनेस कर रहे हैं, बट प्रॉपर प्लानिंग अगर रहता है तो वही 2000 स्क्वायर फुट में यू कैन टेक आउट द प्रोडक्शन ऑफ 4000 स्क्वायर फीट। अच्छा, आपका आर्किटेक्चर से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है? यस डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कैसे वर्क फ्लो होना चाहिए, कैसे स्मूथ ऑपरेशन के लिए कैसे आदमियों को, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में यू कांट पुट ऑल मशीन्स इन लाइन, क्योंकि एक मशीन ऑपरेटर को 4 मशीन ऑपरेट करने रहते हैं। अगर उसके डिस्टेंस में ज़रा भी फ़र्क पड़ गया या फिर ज़रा भी आगे पीछे हो गया या फिर सिर्फ एक साइड ही आपका अगर वर्किंग का एल रहेगा तो ओनर बेयर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ अ लेबर हर 2 मशीन के पीछे, और वहाँ पे उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से बाकी सब महंगाई हो जाती है। सो वो हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका वर्किंग आइल कौन सा है, मूवमेंट आइल कौन सा है, तो कितना डिस्टेंस पॉसिबल है। बहुत बार एक आधी जगह में मशीन्स बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, तो अगर उसको बिठाना हो तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करके वो हिसाब से प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑटोमोबाइल में भी जरूरी है, मतलब मुझे लगता है सभी इंडस्ट्री में, बट ऑटोमोबाइल के लिए थोड़ा एग्जांपल बताइए। ऑटोमोबाइल में तो स्टार्ट करते हैं तो पहले तो फाउंड्री है, क्योंकि जब तक फाउंड्री में आपका रॉ मेटल आता नहीं, जब तक उसको मोल्डिंग होता नहीं, तब तक उसको फिनिशिंग करके ऑटोमोबाइल का पार्ट ही नहीं बन सकता। ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, उस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को फंक्शनली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका रोल होता है, और आप डिजाइन इस तरीके का बनाते हैं कि फ्लो अंडरस्टैंड करना इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक आई सेड, इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल, कि आपका बिल्डिंग अगर बाहर से खराब दिखा तो चलेगा, लेकिन अंदर का परफॉर्म कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर पूरा आपका इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट फाइनेंशियल बट ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स। एक्सीडेंट्स भी कम कर सकते हैं। यस, सेफ्टी मेजर्स और डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, देयर आर नॉर्म्स, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट जो है उसके हिसाब से नॉर्म्स अगर मेंटेन करते हैं तो वो भी हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। नॉर्म्स कुछ बनाए हैं, लोगों का ये है कि नॉर्म्स बनाए तो तोड़ना है। आई सजेस्ट कि नॉर्म्स के हिसाब से करोगे तो यू विल हैव अ बेटर स्लीप एट नाइट, क्योंकि फायर एनओसी वगैरह ये सब चीज़ें निकालनी ही कंपलसरी है, क्योंकि इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, योर लेबर सेफ्टी। बाद में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट होते हैं अगर कंप्लायंसेस प्रॉपर नहीं होंगे। तो पैरेलली जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वी हेल्प प्लान, वी ऑल्सो डू कंप्लायंसेस वर्क, फॉर एग्जाम्पल लाइजनिंग, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, फायर एनओसी एंड इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट है, हु टेक्स केयर ऑफ कि मशीन कितनी डिस्टेंस पे है, उनके लिए कैंटीन बराबर प्रोवाइड किया कि नहीं, फायर की सिस्टम प्रोवाइड की कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो उनके जो प्लान अप्रूवल और लाइजनिंग के काम रहते हैं वो भी हम करते हैं। सो नई फैक्ट्री अगर बन रही है तो उनको ये सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो आप बताएंगे क्या क्या करना चाहिए। यस यस यस, फाइनल कॉलेज उनके लिए बाद में तकलीफ ना हो, इस हिसाब से ही मैं प्लान करता हूँ। टचवुड की जब अब तक मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, इट टेक्स मी हार्डली 1 or 2 hours टू फ्रीज दिस प्लान। अभी इतने साल का प्रैक्टिस हो गया है और खून में भी भागता है, तो 2 घंटे इज मोर देन इनफ। उसके बाद उसका बाकी का जो काम है, फाइनेंशियल वगैरह सब प्लानिंग, वो उसमें टाइम ले जाता है, बट बेसिक प्लानिंग फ्रीज हो जाता है ना, तो द प्रोजेक्ट गोज एकदम फटाक से कवर भी हो जाता है। और किस किस टाइप के इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज
टेक मायनो बहुत सारे हैं, Yes. बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट कैसे पे काम so, किया आपने? Textile is one of the main factories that I run. I have worked cattle feed manufacturing जिसमें गोदरेज एग्रोवेट का भी मिरर्स यूनिट इज डन बाय मी. सांगली में कामधेनु एग्रोवेट करके है. फूड इंडस्ट्रीज में गोदावरी उद्योग करके है जिनका पोहा मक्का जो हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो वो बनाने का जो फैक्ट्री है कि वो बना के रॉ भेजते हैं फिर किलॉक्स डब्बे में डाल के अपने को देता है. वैसे ही उनका रेजिन्स वगैरह का भी फैक्ट्री है. तो वो मैं करता हूँ. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो बेस है फाउंड्रीज, दैट इज़ माय फेवरेट पार्ट क्योंकि उसमें हेवी इंजीनियरिंग और जो रॉ इंजीनियरिंग है उसका फील उसमें रहता है. तो फाउंड्रीज है, मशीन शॉप्स है, वो किया है. हम लोग जो यूज़ करते हैं पेंसिल कैमलिन का, तो फॉर्चुनेटली कि वो कोकियो कैमलिन का जो सांगली का यूनिट है वहाँ पे बनती है और वो पिताजी से आज स्टार्ट हुआ वो फैक्ट्री, लेकिन आज भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. वंडरफुल, वंडरफुल. तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं और मेरे ख्याल से हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे, आपने लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा का काम एज पर Yes. ऑल कंपनी टुगेदर. All company together definitely more than 1 crore square स्क्वायर फीट से ज़्यादा का क्योंकि काम. मेरा खुद का ही जो मैंने एक दिन बैठा था ऐसे ही कैलकुलेशन लगाने के, दोस्त रहते हैं तो कैलकुलेशन लगाने के लिए बैठते ही है सब लोग. हाँ. तो बैठे थे तो निकाला 15-20 लाख तो मैं वैसे ही कर चुका हूँ. तो मेरे को तो सिर्फ 10 साल हुए. हाँ. उससे पहले 50 साल हो गए ना. हाँ. और 15-20 लाख में भी मैंने जो प्लानिंग में है वो काउंट नहीं किए थे. अच्छा, प्लानिंग नहीं. प्लानिंग में तो है ऑलरेडी. आज की तारीख हाँ, में वो तो कंटिन्यूस है. आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अराउंड 2.5 लाख स्क्वायर फुट करंटली, जिसका प्लानिंग और बाकी के स्टेजेस में काम है. और आप केवल महाराष्ट्र में काम करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया? नहीं, जो मैंने गोदावरी उद्योग करके कहा प्रशांत जोमर, तो उनका स्टोरी ऐसा है कि ये क्लाइंट के बड़े भाई विष्णुकांत जोमर करके थे, उनके साथ पिताजी ने काम चालू किया और फिर अभी प्रशांत जी के साथ मैं काम करता हूँ. His working style and my working style, we know, we understand better कि उनको क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ. तो उनका यहाँ पे बैठ के वी आर वर्क, यहाँ पे मतलब इन सांगली, ही हैज़ ऑफिस इन सांगली, ऑफिस में ही उनका मेन मदर प्लांट है. तो उनका श्री सिटी में आंध्र प्रदेश में एक प्लांट है, वो भी कर रहा हूँ और आसाम में है जिसका प्लानिंग चालू है आज. अब इंदौर में भी कुछ काम कर? यस, डोनियर का सिस्टर कंसर्न है नियो स्ट्रेच करके, उसके लिए आई हैड अ विजिट. वहाँ पे डोनियर का बेसिकली फिलोसफी ऐसा है कि दे बाय ओल्ड प्लांट एंड रिफर्बिश इट टू मेक इट अ बेटर फैसिलिटी. सो उसके लिए इंदौर प्लांट के लिए भी वी आर वर्किंग ऑन इट. करंटली डोनियर का चिपरी में एक यूनिट चल रहा है GBTL कंपनी के अंडर, तो उसका काम मेरा सांगली में ही है, चिपरी में काम चल रहा है उसका. इसे एक क्वेश्चन आया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब अपग्रेड होते हैं, दे बाय बेटर मशीन्स, बिगर मशीन्स, तो उस समय भी आपका रोल होता है और इनिशियल रोल? इनिशियल रोल इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि उसके बेस पे उनका आगे क्या मशीन आएगा वो भी प्लानिंग हम. अच्छा, वो भी प्लानिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक मशीन शॉप का प्लानिंग किया, तो क्लाइंट बोल रहा था कि भाई नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे शेड बनाते हैं, मशीन अपने 15-16 मशीन बैठ जाएंगे. मैं बोला सर 15-16 मशीन बैठ जाएंगे, अगले का क्या? तो थोड़ा सा कॉस्टिंग आज बढ़ेगा, लेकिन आप नया लैंड खरीद के वहाँ पे सब प्रोसीजर करने से अच्छा ऊपर स्लैब बन के वी कैन एक्सपैंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर. सो आपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की प्लानिंग भी करी? यस यस यस, वी गाइड क्योंकि हमारे मेजर क्लाइंट्स है वो कंटिन्यूस क्लाइंट्स हैं, तो उनको अगर हम लोग उनकी ग्रोथ के हिसाब से नहीं सोचेंगे तो काम कंटिन्यू कैसे होंगे. मतलब जो मेरे अभी के क्लाइंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% क्लाइंट्स आर द क्लाइंट्स विच आर बीन वर्किंग विद फादर सिंस 1984. वंडरफुल, वंडरफुल. कोई फनी स्टोरीज हैं आपके विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ अ क्लाइंट, आपको शेयर करना चाहेंगे? फनी स्टोरीज तो बहुत है. आई हैव दिस गुड और बैड हैबिट ऑफ पिकिंग अप फोन्स एनी टाइम. करते हैं 8-9 बजे, अरे यहाँ पे तूने खड्डा मारा है वो बदल सकते क्या? भाई डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया और तू मेरे को बदल सकते क्या पूछते? बोलता सर कल सुबह सोचता हूँ और फिर बताता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही है कि उनको शाम को कुछ तो सपना पड़ता है और दूसरे दिन मुझे उसके ऊपर दिमाग लगाने में, क्योंकि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इम्प्रोवाइज. तो वैसे होता है. बहुत सारे क्लाइंट्स तो अभी 1-2 क्लाइंट का भी ऐसा हुआ कि
आई हैड सजेस्टेड फ्यू थिंग्स बट वो बोले नहीं सर, थोड़ा सा एक आध पर्सन के साथ उनका इमोशनल बॉन्डिंग था सर, नहीं ऐसे ही करेंगे. बट होने के बाद दे सेड कि तन्मय वी शुड हैव लिसन टू यू. Yeah, now experience speaks, right? Yes. Because आपको पता है, आप बहुत सारे क्लाइंट हैंडल करते हो. Yes. आपको पता है कि आगे क्या रिक्वायरमेंट आ सकती Yes. है, कोई चीज़ क्यों बोल रहे हैं. So basically, client has to trust you fully because your thinking is more larger system. Yes, yes, yes. Wonderful. So now I want to divert towards your personal life. Do you still play cricket? Yeah. अभी रिसेंटली सैटरडे को वी हैड इंटर BNI चैप्टर कंपटीशन, वहाँ पे खेल के आया मैं. So cricket regular. और क्या हॉबीज हैं आपकी क्रिकेट? आई एम अ बिग टीवी बफ. मतलब मैं टीवी पे कितने भी घंटे बैठ सकता हूँ देखते हैं. मेन फार्मूला 1. आई एम क्रेजी फार्मूला 1. यस, क्रेजी फार्मूला 1 फैन. हर वीकेंड को, अभी तो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाना बंद कर दिया, तो सब्सक्राइब करके प्रॉपर F1 टीवी पे देखता हूँ. उसके बाद टेनिस, नडाल और फेडरर की राइवलरी थी, तो नडाल, आई एम बिग नडाल फैन. तो जब तक नडाल था आई यूज टू फॉलो एवरी मैच. देन फुटबॉल कहेंगे तो फुटबॉल तो हर वीकेंड होता ही है. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई हैड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. और रोनाल्डो, तो अल नासर के भी मैचेस जो मिड वीक में होते हैं वो भी देखे जाते हैं. और ओवरऑल फुटबॉल का क्रेज़ होने की वजह से बाकी जो यूरोपियन लीग्स है लाइक ला लीगा या फिर सीरिया है, इनके भी स्कोर्स, या फिर मैन्यू का कोई प्लेयर वहाँ पे गया तो हाउ इज परफॉर्मिंग. तो आई लाइक स्पोर्ट्स. So you like sports basically. And what I feel, you like sports with speed. Yes. Well, football is like Yes, you football. have stamina. But talking about speed, I love टेस्ट क्रिकेट मोर. अच्छा, मतलब मैं 5 दिन बाकी सब छोड़ के टेस्ट क्रिकेट देखते बैठ सकता हूँ. आई लव टेस्ट क्रिकेट दैट मच. वंडरफुल. हाँ. So क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल स्किल सबके सर टेस्ट क्रिकेट में है. वनडे और T20 अभी मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा. अभी कल परसों खेला, 50 मारा. कोई भी मार सकता है, उसका दिन चला तो वो मार सकता है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज वेयर योर एक्चुअल टेम्परामेंट इज टेस्टेड. टेक्निक, व्हाट मोर ऑफ अ टेक्निकल पर्सन. जैसे मैंने बोला मैं टेक्निकल हूँ, तो इसलिए वो बेस पे अगर रहेगा तो आई लव इट. TV and then playing cricket. And Yes. what else do you follow? बाकी फॉलो Any hidden which world doesn't know? कुछ ऐसा बताना चाहिए? हिडन नहीं, बट देयर वाज अ रॉबिनहुड आर्मी. मे बी पीपल आर अवेयर कि जो फूड उठा के होटल्स के लेफ्ट ओवर फूड, होटल के लेफ्ट ओवर फूड को सो पोस्ट कोविड. पहले बहुत से लोगों को नहीं पता है क्या है रॉबिन हुड. So Robin Hood Army is a group of army or people, self-declare volunteers. Yes, volunteers जो hotels के food उठाते हैं left over food सुबह में, और they distribute into the slums और जो needy है उनके लिए. So सांगली में जब चालू हुआ था तो I was very active Robin Hood Army का पसंद, कि जहाँ पे मैं खुद की गाड़ी लेके जाता था, डब्बे सब लेने, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर होटल को उसके डब्बे वापस देना, वो किया है. आई लव्ड इट अ लॉट. कोविड टाइम में तो बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि वो टाइम में लोगों के पास काम नहीं थे. सो काम नहीं तो पैसा भी आता नहीं था स्लम्स वगैरह एरिया में. तो वो टाइम में उनको ये फूड, वो टाइम में तो पेड फूड, मतलब बहुत सारे लोग डोनेट करते थे कि भाई हाँ ये ले जाओ विल और तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो. तो वो भी किया है. बेसिकली थोड़ा सा जनरस टाइप का बंदा हूँ. तो लव हेल्पिंग पीपल. यस, मतलब किसी ने भी मुझे बोला कि भाई यार, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरा काम छोड़ दूंगा और उसके पीछे लग जाओ. So you become very passionate about helping others. Yes. I don't know why, क्यों ऐसा हो मालूम नहीं, बट आई लव हेल्पिंग पीपल. नहीं, मतलब ऐसे ही लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं, बिकॉज कम हैं ऐसे लोग, लेकिन उसी की वजह से आज लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं. यस. और बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है. यस. और फिर मैं भगवान में मानता हूँ, तो वो भेज देते हैं कि चल तेरे को जाना है, मदद करनी है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो आपने बोला कि आपके दादाजी की पब्लिशिंग प्रेस हुआ करती थी. यस. और वन ऑफ द रीजन वी आर कनेक्टेड इज आई नो यू आर राइटिंग अ बुक. सो अभी हम दुनिया को नहीं बताएंगे वो क्या आ रहा है, कैसा हो रहा है. सो मुझे लगता है समवेयर योर ग्रैंडफादर्स जीन हैज ट्रिगर्ड, योर फादर्स जीन ट्रिगर्ड एंड यू बिकेम एन आर्किटेक्ट. योर ग्रैंडफादर जीन इज ट्रिगरिंग टू बिकम एन ऑथर. व्हाट्स योर
journey with books? Actually, I never liked reading books, but somehow जब बड़ा होते गया, क्योंकि अगर कोई मेंटर रहता है, पिताजी रहते हैं, तो आपको बुक्स की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली 6 मंथ्स के गैप की वजह से एक टाइम आया कि जिसमें मुझे लगा कि भाई आई नीड टू इम्प्रूव, मतलब आई लव टू लर्न थिंग्स एंड लव टू टेक क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव प्रेफर्ड, एंड आई गिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो। सो वो केस में मैं सेल्फ हेल्प वाली बुक्स रीड करना, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो करना, ये सब चीज़ें चालू कर दिया। और नाउ आई एम काइंड ऑफ रॉबिन शर्मा फैन, इसमें आई टिल द डेट आई फॉलो हिज 5 AM क्लब का जो मॉर्निंग रूटीन है। आई वेक अप एट 4:30, नो मैटर व्हाट टाइम आई स्लीप, आई वेक अप एट 4:35। And you may watch sometime matches in the night too. Football तो रात में ही होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई अभी आधे घंटे में उठना है, सोना ही क्यों है। Wonderful. क्योंकि मिड वीक मैचेस तो उतने लेट होते हैं, बट आई ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे कहा कि सुबह का जो काम होता है ना, सुबह के 2-3 घंटे में आपको लगता है आपने दिन भर का काम करके लिया। द टाइम मूव्स वेरी स्लोली इन दैट पैच, और You're more focused and productivity is very high. तो वो है। फिर 1-8 घंटा सुबह बुक रीड कर लेता हूँ, बाद में फिर जिम जाता हूँ। अगर पुणे में हूँ तो, सांगली में हूँ तो घर पे कोविड के टाइम में कुछ नहीं था तो सेटअप कर लिया था, तो सांगली में घर में कर लेता हूँ। वंडरफुल। और आपके आर्किटेक्चर में कोई रोल मॉडल्स हैं जिनको अभी भी आप फॉलो करते हैं? मेरे लिए मेरे पिताजी सब कुछ थे, क्योंकि आज भी मैं किसी ने भी पूछा तो मैं बोलूँगा मैं सिर्फ उनके 5% हूँ। ही वॉज दैट गुड। वाओ। मतलब ही वॉज हिज नॉलेज, क्योंकि आज भी क्लाइंट, जो कोई पुराने क्लाइंट मिलते हैं मुझे, सो ही सेज कि भाई तेरे पिताजी ने जो मदद की है ना, उस वजह से हम आज यहाँ पे हैं। बिकॉज नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, लाइक दैट वॉज काइंड ऑफ CA फॉर देम ऑल्सो। मतलब पिताजी को पढ़ना, फाइनेंस रिलेटेड पढ़ना, कहाँ पे कैसे सब्सिडीज मिलती है, कहाँ पे कैसे यू कैन सेव, ये सब चीज़ें मानते हैं। इतना सब कुछ गाइड कर चुके हैं लोगों को, तो लोग आज भी बोलते हैं मुझे कि ही हेल्प्ड अस अ लॉट। वाओ। सो गोइंग आउट ऑफ द आर्किटेक्चर, वो तो करते ही थे, बट उसके अलावा भी जाके उनको एडवाइस देना फॉर डिफरेंट एंगल्स। काम नहीं करता होगा कोई क्लाइंट उनके साथ, तो भी एज अ फ्रेंड ही यूज्ड टू विजिट हिज क्लाइंट एंड टॉक एंड जस्ट डिस्कस, लर्न न्यू थिंग्स, क्या चल रहा है। And ethically was very high. Yes. So you have kids, you are Yes, married. You met your wife in JJ, right? Yes. So JJ gave you a lot. Yes, Architecture degree दिया, और definitely you got your life partner there. Yes. So do you want to talk about her? What Yes, does she follows architecture, and what is she doing? She is an architect by education, by passion. She is a pastry chef. She had a diploma from Sophia's College, Mumbai. After marriage, she went for the diploma in Mumbai. And now she is into the shares. So Stock trading. Yes, stock trading. She likes to learn. Like I am more into learning architecture more. She want to diversify, क्योंकि एक ही बंदा एक ही फील्ड में रहेगा तो बहुत बार क्लैशेस भी हो जाते हैं। बहुत ही कम कपल रहता है जो साथ में रहता है और उनके क्लैशेस नहीं होते। सो इस वजह से वी बोथ हैव डिसाइडेड नॉट टू वर्क, क्योंकि अभी तक और मल्टी, मतलब मुझे लगता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर एक्सप्लोर करना भी जरूरी है जिंदगी में। और शायद BNI ज्वाइन करने का भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन वही रहा होगा कि नहीं, अभी ये तो मेन स्टोरी है। सो आई एम फ्रॉम सांगली, शी इज फ्रॉम मुंबई, सो वी बोथ डोंट हैव फादर। सो उसकी मम्मी रहती है मुंबई में, मेरी सांगली में। सो टू फाइंड द मिड वे आई शिफ्टेड टू पुणे इन 2020। मतलब उससे पहले जो 8-9 साल था आर्किटेक्चर का, वो वहीं पे किया। आज भी मेरा आर्किटेक्चर का मेजर काम सांगली में रहता है, लेकिन मैंने जो शिफ्टिंग किया जस्ट टू गेट कनेक्टेड टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स आसानी से, तो वो एक है। और उसके बाद यहाँ पे तो कोई रिलेटिव छोड़ के और कोई मालूम ही नहीं था। फॉर्चुनेटली 1-2 दोस्त बोले कि वाई डोंट यू ट्राई, तो वो टाइम ऑनलाइन था। आई जॉइन, मैं बोला अपने को तो लोगों से मिलना है,
बिजनेस मिले ना मिले इट इज सेकेंडरी पार्ट, क्योंकि उतना है कि जो हम लोगों ने, मेरे पहले की जनरेशन, उसके पहले की जनरेशन, उन्होंने उतना करके रखा है कि आज भी अपने पास काम ऑटोमेटिक आता है। और मेरा अच्छा खासा नाम है सांगली में एज ए इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट, तो इसलिए मैं बोला थोड़ा सा नेटवर्किंग भी हो जाए। दिस इज़ न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि सांगली में तो आया ही नहीं था। नहीं, अभी अब आ गया है? रिसेंटली आया है, अच्छा। एक साल 1.5 साल पहले आ गया, लेकिन वो टाइम नहीं था। आई जॉइन BNI, जिसमें आई मेट लॉट ऑफ पीपल, अभी उनसे सीख रहा हूँ। डेवलपमेंट के हिसाब से BNI वाज क्वाइट हेल्पफुल। एंड न्यू प्लेसेस टीच यू न्यू थिंग्स, नई जगह, नए दोस्त भी अच्छे मिलते हैं। दोस्त तो बहुत अच्छे बने, मिलते हैं। मतलब ऐसे दोस्त की वो झगड़ते हैं कि तन्मय किसकी गाड़ी लेके जाएगा। Wonderful. इतने लेवल पे झगड़ते हैं कि तूने मेरी गाड़ी नहीं ली, मेरे से बात मत कर। अच्छा, दोस्त अच्छे मिले, नई जगह ने बहुत कुछ दिया आपको, सो बीन ब्लेस्ड पर्सन। एंड सबसे पैशनेट चीज जो मैं आपसे प्री पॉडकास्ट भी बात कर रहा था, वो है आपका पैशन टू हेल्प क्लाइंट्स। आप बहुत हाई एक्सटेंट तक जाके डिजाइन में समझाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप बहुत समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और बाद में वही आके थैंक यू करते हैं आपको, और नहीं सुनते हैं तो बोलते हैं सुनना चाहिए था। तो ये जो आपका पैशन टुवर्ड जो वर्क है विच कम्स आउट ऑफ DNA, और आप कैरी कर पा रहे हो अच्छे से, इट्स अ वंडरफुल थिंग। बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उसमें से कई लोग हो सकता है आपको अप्रोच करें, और शायद नए प्लांट के लिए नई मशीन आ रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको मदद करेंगे। Yes, definitely. Always available to help. Wonderful. Thank you very much for joining in. Yes, thank you. And see you soon again. Yes, and we will soon let the world know कौन सी किताब आ रही है, कैसे आ रही है. Till the time people have to wait for the book. Yes, definitely. क्योंकि वेट किए बिना कुछ अच्छा मिलता नहीं। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और आपने तन्मय उपरे को सुना, और वो 1961 से जो हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर चल रही है, उसको कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट बहुत खुश हैं उनसे, ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। अगर आप अपना नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप प्लान कर रहे हैं, या रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनको इस पॉडकास्ट के बारे में बता सकते हैं। और ही लव्स हेल्पिंग पीपल, उनको बहुत पसंद है कि वो लोगों के प्लांट को, फैक्ट्री को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनकी ग्रोथ बहुत लाइफ में आगे जा सके। आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और टेक हिज सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। बाय बाय।